हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी कंप्लीट किए थे। यस सर। यस, मोलालिटी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा एक तो नॉर्मेलिटी है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी में आ जाएगा आपका हेनरीज लॉ। यस सर। मेरी वीडियो देख रही है आप लोग? नो सर। एक मिनट होल्ड करिएगा। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग, फिर तब तक मैं वीडियो का देख लेता हूँ। अभिनव सक्षम? यस सर। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग से, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3
in 2 kg of solvent and decimolal solution. Okay. Avino? सर 20 कितना? 20 हाँ 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं आपके नॉर्मेलिटी की तरफ। देखिए यहाँ पे आता है अपने पास नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी से पहले हम ये समझेंगे कि आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। मोलारिटी में आपका क्या यूज होता है? नंबर ऑफ मोल्स यूज होता है। नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता है। और इसके बाद बात होती है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट से भी पहले एक टर्म हमें जानना पड़ता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आप लोगों को पता है? यहाँ जब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट मास की, ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास हम देखेंगे, ठीक है। समझने के लिए सबसे आसान तरीका इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन में एक्स। ये जो एक्स होता है आपका, ये होता है वैलेंस फैक्टर या फिर इसको कहते हैं एन फैक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आवाज क्लियर जा रही है मेरी? यस सर। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है आपका मोलर मास अपॉन एक्स विच इज वैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर। तो मोलर मास तो हम किसी भी चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल एलिमेंट के जो मोलर मास होते हैं बेसिकली उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आती है एक्स की। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स होता है आपका, ठीक है, अगर एसिड होगा तो उसमें जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो ऐसे निकालते हैं हम कि वो एसिड जितना H प्लस रिलीज करेगा, ठीक है, अगर एसिड हुआ जितना H प्लस रिलीज करेगा वो उसका X का वैल्यू हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल अगर HCl देखें और HCl कितना H प्लस रिलीज करता है आपका, H प्लस और Cl माइनस एक ही रिलीज करता है, तो यहाँ पे Yes. X की वैल्यू जो होगी HCl के लिए वो 1 होगी। और HCl का इक्विवेलेंट मास या फिर वेट जो होगा, इसका मोलर मास जितना भी है HCl का मोलर मास 36.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपके पास H2SO4 होता तो H2SO4 को डिसोसिएट करके देखते हैं हम, यहाँ पे कितना आएगा? 2H प्लस आएगा और प्लस में क्या आएगा आपका? SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे X की वैल्यू जो होगा, H प्लस कितना दे रहा है? 2 दे रहा है, तो 2 लिख देंगे। और इसकी इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो मोलर मास ऑफ H2SO4 which is 98 divided by X which is 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये बात तो तब की थी जब ये एसिड होता। अगर आपका ये बेस होता तो क्या होता? ठीक है, हम अब बात करेंगे बेस। अगर ये बेस होता तो बेस में एक्स का वैल्यू क्या होता? तो वही चीज है, एसिड था तो H प्लस कितना रिलीज कर रहा था, और बेस है तो कितना? OH माइनस रिलीज कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल NaOH है अगर आपके पास, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? OH कितना रिलीज करेगा? तो 1 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH अगर देखें हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH विच इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ NaOH अपॉन में x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यही आपके पास MgOH का होल ट्वाइस होता, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? इसका आपका मोलर मास अपॉन में ये कितना OH रिलीज करेगा? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपके पास एसिड और बेस के लिए, ठीक है। इनकेस अगर आपके पास कोई सॉल्ट आ जाता, ठीक है, सॉल्ट, तो सॉल्ट में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू जो होती है बेसिकली, या तो हम क्या करते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिएगा, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, क्लियर है यस यहाँ तक? अब देखिए सर सॉल्ट का एग्जांपल, अच्छा एज फॉर एग्जांपल Na2SO4 आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको डिसोसिएट करते हैं हम,
तो ये क्या किस में जाता है, 2Na प्लस में जाता है, और प्लस में किस में जाता है, SO4 माइनस 2 में जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर पॉजिटिव चार्ज देखना है तो पॉजिटिव देखिए या फिर निगेटिव, कोई भी एक देखिए। अब ये Na प्लस है, क्या है, Na प्लस, तो ये पॉजिटिव एक Na पे एक प्लस, तो 2Na पे कितना, 2 प्लस में आया कि नहीं। या फिर नेगेटिव चार्ज देख लीजिए आप, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है आपका पास, -2 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर है तो माइनस और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा Na2SO4 का मोलर मास विच इज 142 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 71। क्लियर है। यस एक और Yes, एग्जांपल sir. ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज Na2CO3 है। अब Na2CO3 को मैंने डिसोसिएट किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2। टोटल नेगेटिव चार्ज देखिए या पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, Yes. अब इसकी इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे हम, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास विच इज 106 और x का वैल्यू 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 53. 53 हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो ये आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को आई थिंक इक्विवेलेंट वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिड होगा H प्लस देखेंगे, बेस होगा OH माइनस देखेंगे, और सॉल्ट होगा आपका, तो सीधे सीधे हम टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। एन फैक्टर बेसिकली x होता है। Yes, sir. Done. सबने लिख लिया, आप लोग लिखते हैं या फिर क्या करते हैं। यस सर, लिख लिया। Sir, note करें. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर मैं यही पूछ दूं आपसे Yes. कि HNO3 का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो बताइए HNO3 का इक्विवेलेंट वेट। Sir, 63. 63। अभिनव, यस सर, 63। अभिनव आपको समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, अब बात करते हैं हम ग्राम Sir, इक्विवेलेंट। 63 होगा ना? हाँ 63 होगा। क्यों होगा 63, ये एक एसिड है, एक H H है plus तो एक एक. H प्लस देगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, sir. और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग, इक्यूवी वेट। इक्विवेलेंट वेट हो या इक्विवेलेंट मास हो, बात सेम है, मोलर मास अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू 63। स्लाइड चेंज करो अब। Yes, sir. चलिए कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास हो या वेट हो, मैं बार बार बोलता हूँ दोनों क्या है, सेम है। आप इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट वेट लाइक मोलर मास अपॉन x का वैल्यू बता दीजिए बस। ये जो रिएक्शन लिखा हूँ एक पहले और वाला
इसका रिएक्शन जो लिखा हूँ और इसमें बस H2SO4 का बताना है हमें। फर्स्ट का 32.6 आवाज बहुत स्लो आ रही है त्रिपाठी जी। सर। फर्स्ट का 32.6 इसका एक्स बता दीजिए मुझे, बैलेंस फैक्टर। सर 3। 3। इसका इसका भी 3 होगा सर। सक्षम, इसका तो 3। सबका 3 मतलब A B C में सबका x यानी बैलेंस फैक्टर और n फैक्टर इक्वल्स टू 3 आ रहा है आप लोगों का, है ना? यस और ये D का H2SO4 का बैलेंस फैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन क्या होगा? सर 2। क्या मेरा वॉल्यूम कम है क्या? एक मिनट रुक जाइए। सर 1 होगा क्या? नहीं मतलब रीजन पता होना चाहिए, 1 होगा तो क्यों होगा, 2 होगा तो क्यों होगा, सर मतलब ये क्या एक ही हाइड्रोजन मतलब डिसोसिएट हो रहा है उसमें से। ओके ठीक है। तो देखिए सक्षम लास्ट वाले डी का एक्स क्या होगा? सर 2। ओके तो देखिए यहाँ पे 1 होगा। वैसे स्टार्टिंग के तीनों आप लोगों के गलत हैं, ठीक है। मैंने ये बोला था एसिड हो या बेस हो, जितना H प्लस या OH माइनस रिलीज करे उतना ही उसका क्या होगा, बैलेंस फैक्टर होगा, यही बताया था ना? यस सर। यस अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा होगा Na प्लस में और इधर जा रहा होगा ये OH माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये HSO4 माइनस में जा रहा होगा और यहाँ जा रहा होगा H प्लस में। तभी तो ये H प्लस एक दिया है जिसकी वजह से क्या मिला है, H2O मिला है। तो ये रिलीज कितना किया है, H प्लस एक ही किया ना। बाकी यस ये सर। HSO4 माइनस ये Na प्लस से मिलके क्या बना रहा है, NaHSO4। तो ये जो एसिड है कितना रिलीज किया, H प्लस एक ही रिलीज किया, इसलिए इसके X का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो ये जो X जो वैलेंस फैक्टर होता है ये रिएक्शंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। रिएक्शन देखने के बाद पता चलेगा हमें कि X का वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ओके सर। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जो दोनों लोगों की गलती हुई है। H3PO4 ये बिल्कुल सही है पहला वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए H3PO4 में क्या हो रहा है बेसिकली आपका, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा मैं। P जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे O और फिर यहाँ पे O और यहाँ पे O और H ऐसे लगेगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए होगा क्या कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा कि नहीं? यस सर हाई होगा। हाई होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव जिसके वजह से ये इजिली ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये पोलर इन नेचर हो जाएगा और ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से 3H प्लस इजिली निकल जाता है, ठीक है। पोलर इन नेचर होगा और ये ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब किसी एक बार सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। और वहीं पे H3PO3 की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ देखिए P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, OH, और ये क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे देखिए O तो खत्म हो गया, 3 ही O था, ये H, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये इजिली टूट जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, इस वजह से ये पोलर इन नेचर होगा नहीं। और यहाँ से जो रिलीज होंगे H प्लस वो 2 रिलीज होंगे और यहाँ पे X का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अब H3PO2 की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे OH, ठीक है। O खत्म, ये H और ये हो जाएगा H। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक ही जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बन पा रहा है जिसकी वजह से पोलर इन नेचर होगा और ये इजिली टूट जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने ना होने की वजह से नहीं टूटेगा इजिली, तो यहाँ पे X का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। स्लाइड चेंज करूँ? एक मिनट।
एक सेकंड। यस सर डन। सक्षम? डन सर। अब यहाँ पे अपना क्लियर होता है आपका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की। ये जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है अपने पास कि ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास हमने अच्छे से सीख लिया। गिवन मास गिवन दे रखा होगा तो आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं बाकी की चीजें। यस सर। कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट फॉलोइंग। ये C2H5OH को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। सर बी में क्या वैल्यू दी है, क्या परसेंटेज है? 7.1% weight by volume Na2SO4। हो गया? सर फर्स्ट का तो 1 आ रहा है। यस सर। सर सेकंड का 0.1।
थर्ड का इसका तो सीधे टू गिवन मास 40 हो जाएगा और इक्विवेलेंट मास भी 40 होगा, तो 1 दिख रहा होगा आप लोग को। इसका गिवन मास कितना हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा। और इक्विवेलेंट मास 142/2 71 होता है, तो ये 0.1 हो जाएगा। इसका एक गिवन मास 10 ग्राम हो जाएगा और इक्विवेलेंट मास जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 100. 100 नहीं होगा। ये CaCO3 है, इसको तोड़ेंगे तो ये Ca+2 और CO3-2 में जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में कोई भी चार्ज ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं। सर +2 -2 में कैसे वो तो ब्रेक हो रहा है? ये +2 -2 में हाँ सर. कैल्शियम तो +2 में ही जाता है ना, यस और कार्बोनेट तो ओ CO3 हाँ हाँ -2 में जाता है। हाँ सर. तो ये 0 से 0 कैंसिल कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा कि नहीं। यस सर. तो ग्राम इक्विवेलेंट भी आसान था अगर आपको इक्विवेलेंट मास आता है तो। यस सर. ठीक है, स्लाइड चेंज करो। यस सर अब हम यहाँ बात करते हैं नॉर्मैलिटी की। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ आता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसकी बात करते हैं, हम सॉल्यूट की ही बात करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट जो होती है वो आ जाती है आपका ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या आ जाएगी, लीटर। और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस सर. यस चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम और लीटर में चेंज कर ही सकते हैं। कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ फॉलोइंग। हमें दे रखा है 25 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा दे रखा अपने पास 20% वेट बाय वॉल्यूम CaCO3। सी दे रखा अपने पास 71% weight by volume Na2SO4।
डन वेरी गुड। पहले का आंसर सर सर 0.5 टू जी। 2n अभिनव आपका यस सर 2 टू आया। टू क्या आया है? सर नॉर्मेलिटी 2n या 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ ठीक है, सर तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास CaCO3 का कितना आता है? 50 यस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25। 250 अपॉन 1000, यस तो ये सर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 हो गया, ये 1/2 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ये 2n हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरे वाले का सर 4n अभिनव ये सर बस एक मिनट लास्ट है। आपका भी 4n आ गया। नहीं सर एक मिनट कर रहा हूँ। ठीक है, कीजिए जल्दी कीजिए। यस सर बहुत सही आ रहा है। 4n आ गया। कैसे आया? 20% वेट बाई वॉल्यूम। अब मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। गिवन मास हो जाएगा 20 और CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन में 1000, यानी ये तो सीधे सीधे 1/10 मिल रहा है, और इधर 2/5, तो 2/5 इंटू 10, तो ये 5 टू 10, वेरी गुड, 4n हो जाएगा। 71% वाला देखे तो 71 अपॉन 71 ही होगा, है ना सक्षम? यस सर 10 आ रहा है ये 1000 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 10n नॉर्मलिटी। क्लियर है? यस सर साइड चेंज यस करूं? यस चलिए, एक लास्ट नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन करके सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ पे आएंगे हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट मास ऑफ NaOH present in 250 ml of semi-normal solution. Semi-normal solution. सर सेमी कितना है? सर सेमी मतलब हाफ यस, सेमी सर्कल होता है ना। यस सर हो गया। एक मिनट सर 5 ग्राम क्या? सर 5 ग्राम 5 ग्राम। अब सक्षम आपका आया? एक सेकंड ये क्वेश्चन कराया था मैं क्या? एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। पता नहीं मैं इस बैच में कराया था या नहीं। व्हाट इज द
यस सर 5। 5 ग्राम आ गया होगा। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराया था क्या मैं? सर इना के बाद क्या लिखा है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 m aqueous solution? ये 1 m का मतलब क्या होता है? मोलल। मोलैलिटी। 1 मोलर aqueous solution है इसका मतलब। सर पॉइंट में आ रहा है, जी मतलब पॉइंट में आ रहा है काफी। हाँ, बताइए कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 1/56.5। 1/56.5। यस सर यही आ रहा है। हाँ सर ठीक 1/56 ठीक है, सही है, सही है। वेरी गुड। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास 12th के मेन टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, एक बात बताइए, अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? वाटर में शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक हद तक वाटर ऐड कर सकते हैं ना, शुगर ऐड कर सकते हैं वाटर में। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 लीटर में 5 kg शुगर ऐड कर दें, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली उसी को कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होता है आपका, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, एट सैचुरेशन पॉइंट तक। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है, या सैचुरेशन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके बाद आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा बेसिकली। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा आपका? सॉल्यूट होगा, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू अ सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड solubility। इज कॉल्ड solubility, ठीक है। solubility उसी को कहते हैं जब आपका सॉल्यूट ऐड होता जाए, डिसॉल्व होता जाए सॉल्वेंट में, उसको क्या कह देते हैं? solubility। जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा उसकी solubility होगी, ठीक है। यस। आप लोग क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो उसमें यस एक आपने देखा होगा टर्म KSP, नाम याद है या भूल गए? इसको सर कहते हैं हम कौन? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा सॉल्यूबल होता है कोई चीज, किसी सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बार ऐसा सवाल पूछ रखा था, वैसे है तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, कि केएसपी का वैल्यू अलग अलग सॉल्यूट का दे रखा था, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन का केएसपी का वैल्यू दे रखा था, ठीक है। जिसका वैल्यू ज्यादा होता है केएसपी का, वो उतना ज्यादा सॉल्यूबल होता है। बस इतना बात ध्यान में रखिएगा कि वैल्यू ऑफ केएसपी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, केएसपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यस सर। अभिनव क्लियर है?
यस सर। अब देखिए, अब हमें ये चीज तो समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच solubility depends। फैक्टर्स ऑन विच solubility depend की जब बात होती है, ध्यान दीजिए इधर, तो सबसे पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ठीक है। यस नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये आपने पढ़ा होगा कहीं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पोलर सॉल्यूट होता है, पोलर जो सॉल्यूट होता है वो आपका पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होता है? पोलर सॉल्वेंट में। जैसे पोलर सॉल्यूट एज फॉर एग्जांपल हम NaCl ले लें, तो आपका जो पोलर सॉल्वेंट है वो मैंने ले लिया H2O, ठीक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और आपका जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है, वो किस में डिसॉल्व होगा? आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब यही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। non-polar solute as for example CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड non-polar solute as for example solvent benzene, ठीक है, C6H6। तो इसका मतलब यही होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। यस। यस सर। इसे लिखते जाइए, आप लोग नोट्स बनाते जाइए अच्छे से। हो गया? यस सर। अब जो दूसरा आता है डिपेंडेंस, ठीक है, फैक्टर, वो आता है अपने पास टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके के प्रोसेस आ जाते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए सॉल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट में, ठीक है, तो या तो वो इंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। तो हमने टेम्परेचर को जब डिवाइड किया, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस कि ऐड करने के बाद अगर आपका एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो जाता है, डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो एक्सोथर्मिक में आपका डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव। क्लियर है? यस तो यहाँ देखिए कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट की जरूरत है, इसको हीट सप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, हीट देते हैं उसको। तो उस टाइम पे देखिए हीट कब देते हैं, हीट दे रहे हैं हम उसको सॉल्यूबल होने के लिए। उस टाइम पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोसेस क्या है आपका, एंडोथर्मिक है, उसको ऑलरेडी हीट की जरूरत है, ठीक है, सॉल्युबल होने के लिए, और उसी टाइम आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाइल इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, मतलब हीट वो बाहर देता है। उस टाइम पे अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब आपने हीट देना उसको शुरू कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपका, डिक्रीज। डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इसको हीट की जरूरत नहीं है, हीट जो है इसके सॉल्यूबल के
फेवर में नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट में है, ठीक है। ये सपोज A प्लस बी मिलके एक कंटेनर में, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये ऑलरेडी हीट बाहर निकाल रहा है, ऊपर से आप और हीट दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हम एंडोथर्मिक की बात करें तो A प्लस बी में इसको हीट की जरूरत है और आप हीट दे भी रहे हैं इधर से, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं। यस और वही बात कर लेते हैं हम प्रेशर की, तो प्रेशर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, नो इफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सॉलिड और लिक्विड में हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है कि नहीं सॉलिड, यस सर। तो प्रेशर यस का कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं नो पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो 3 फैक्टर पढ़ा हमने, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर देखा हमने, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। यस लिख लिया आप लोगों ने, यस अभिनव स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब यहाँ आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, यहाँ पे पहला जो लॉ आता है आपका हेनरीज लॉ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, फिर इसको समझाता हूँ। टॉपिक डालिए हेनरीज लॉ और साथ साथ में लिख लीजिए ये सॉल्युबिलिटी of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface. इसे लिख लिया आप लोग। यस सर। यस सर देखिए तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड की बात हो रही है, सीधे आप कोल्ड ड्रिंक उठाइए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जब हम खोलते हैं तो एक आवाज आता है फुस, तो यहाँ से क्या होता है, इधर से गैस निकलता है कि नहीं, CO2 प्रेजेंट होता है वो कोल्ड ड्रिंक में, पता है ना आपको। यस सर तो ये जो सॉल्युबिलिटी होता है CO2 का उस कोल्ड ड्रिंक में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। मतलब यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये गैस जो इस पे प्रेशर लगाता है, जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। बात क्लियर है। सर वो जो गैस होती है वो लिक्विड पे प्रेशर लगाती है, फिर उसके टॉप वेसल मतलब उस लिक्विड पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है, वैसे तो गैस का क्या होगा उस कंटेनर पे भी लगाएगा, लेकिन हमें जो मतलब है वो किस पे है, लिक्विड पे लगाएगा, ठीक है। तो वहां पे अभिनव समझ में आ रहा है। तो सेकंड लाइन का क्या मतलब हुआ, पार्शियल देखिए प्रेशर ऑफ द गैस देखिए अबव देखिए द। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जो गैस होगा, इसमें गैस तो चारों तरफ भाई लगाता है प्रेशर, लेकिन हमारा जो है ये किस पे है, जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाएगा गैस, ठीक है, सर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो गैस जो सॉल्यूबल होगा वाटर में या फिर सॉल्वेंट में। यहाँ पे लिखा है गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
पार्शियल प्रेशर जितना लगाएगा ना वो लिक्विड पे, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का लिक्विड पे उतना ज्यादा सॉल्यूबल होगा गैस लिक्विड में। ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा गैस लिक्विड में उतना ज्यादा सॉल्यूबल होगा गैस लिक्विड में। अभिनव, यस सर, आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं आपको, solubility of gas in liquid directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा ना, जितना ज्यादा, पार्शियल हटा दीजिए, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा गैस लिक्विड पे उतना ज्यादा गैस सॉल्यूबल होगा लिक्विड में। ठीक है, अब इसको उल्टा लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर of gas above liquid surface directly proportional to solubility of gas in liquid। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूं तो आप मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरीज ने जो सॉल्युबिलिटी का जिस एक्सप्रेशन में किया था, वो उन्होंने एक्सप्रेस किया था वो मोल फ्रैक्शन में किए थे। किसमें किए थे? मोल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं हम लोग, तो यहाँ आता है pKh इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ये, और कुछ नहीं, लिक्विड का नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ठीक है, लिक्विड में। और ये जो KH होता है आपका, KH क्या होता है आपका? हेनरीज कांस्टेंट होता है। KH क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट। लिख लीजिए इसे आप। सर KH इंटू KH हेनरीज कांस्टेंट है। नहीं सर, KH के बाद फॉर्मूला क्या लिखा है? रुक जाइए, मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू हो जाए आपका KH इंटू एक्स। ठीक है, X जो है मोल फ्रैक्शन है किसका? गैस इन लिक्विड। ठीक है, दो कंपोनेंट है अपने पास, एक लिक्विड है एक गैस है। हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसका होगा? गैस का होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अपन मोल फ्रैक्शन, सॉरी, मोल्स ऑफ गैस अपन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड। और ये जो प्रेशर भी होगा वो भी किसका है? गैस का ही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस। विनो, कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिए अभी। नहीं सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। सर KH की वैल्यू? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ये हो गया यहाँ तक। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्लाइड चेंज करके अब लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो P इज इक्वल टू मैंने लिख दिया KH इंटू एक्स, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो KH होता है वो मैंने क्या बोला? हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट जो होता है आपका, ठीक है, ये होता है, इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर अलग अलग नेचर, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होता है इसका, ठीक है, जो कि गिवन होगा। अब चूंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं? यस सर, स्ट्रेट। गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड।
ये हो गया, लिख लीजिए पहले आराम से। डन सर। डन। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ग्राफ लगाया हमने, अभिनव आपका भी हो गया, सुन रहे हैं आप? ये सर हो गया। ओके। ये देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है, पी और एक्स का, तो जो हम स्लोप निकालते हैं, बेसिकली स्लोप को हमने बचपन में एम से डिनोट किया, बाद में पता चला कि ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। बेसिकली स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर मैं इसे थीटा लूंगा तो ये क्या देगा, हम इसका अगर टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 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 और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, पी होगा, होगा कि नहीं, यस। पी होगा। और नीचे जो होगा बेस वो क्या होगा, एक्स होगा। कुछ भी होगा, पी का कुछ भी वैल्यू होगा, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, अपॉन में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। और यहाँ पे हमने क्या निकाला, P इज इक्वल टू के एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू P अपॉन एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है, KH। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, उसका स्लोप क्या देता है, कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट देता है। यस। यस। ग्राफ देखिए, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, या फिर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप देता है वो क्या देता है, हेनरीज कांस्टेंट देता है। देता है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इसे लिख लीजिए। नोटेड सर। सक्षम? सक्षम? यस सर, हो गया। हो गया। चलिए, तो अब इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आएंगे वेपर प्रेशर्स वगैरह पे। क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है KH for CO2 at 298 Kelvin is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal. Calculate mass of CO2 dissolved in 500 ml of H2O at 2.5 atm CO2 pressure.
हो गया। बताऊं मैं? यस सर। एक सेकंड। एक सेकंड हो गया। सर 1 मिनट। अभिनव, आपके 10th में कितने मार्क्स थे? सर के बोर्ड्स में बोर्ड्स में? हाँ, 10th बोर्ड्स ही होता है ना। इस बार तो बोर्ड वाले 10th वाले बहुत खुश होंगे जो नहीं पढ़ा होगा। यस सर। सर मेरे थे 88 पॉइंट समथिंग थे। अच्छा, और सक्षम आपके? सर 92। 90 या 92? 92। अच्छा, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं आप? सर पहले मोल सर फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? नहीं निकलेगा मोल फ्रैक्शन। यस सर। चलिए इधर देखिए, सक्षम आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में? सर मैंने भी वही मतलब वही करा है, मोल फ्रैक्शन निकाला है। नहीं निकलेगा मोल फ्रैक्शन। कैसे निकाल लिया आपने? सर वो मतलब उसका मास को मतलब एक्स लेट कर लिया और डिवाइड बाय 44। तो 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 सर वही नीचे में दोनों का मोल पता होना चाहिए ना। सर तो यस। उसका 55.5/2 हो जाएगा। 55.5/2 किसका? H2O का। क्या? मोल? हाँ सर। अच्छा, चलिए इधर देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और नया कॉन्सेप्ट है। 1.67 इंटू 10⁻⁸ पास्कल है। ठीक है, केएच का वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है आपका, यहाँ पे दे रखा है 500 ml दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 के बारे में बात करें तो CO2 के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस मोलर मास पता है। लेकिन CO2 का प्रेशर दे रखा है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 ATM दे रखा है। या तो इसको ATM में चेंज कर लीजिए या फिर इसको पास्कल में चेंज कर लीजिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ पास्कल में चेंज। 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये किस में चेंज हो गया? पास्कल में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए H2O का वॉल्यूम दे रखा है और H2O का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम/ml। ये जरूरी नहीं है कि डिफाइन करे आपको। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू डेंसिटी 1 ग्राम है अपॉन में ml इंटू कितना हो जाएगा? 500 ml। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 500 ग्राम हो जाएगा। मास आ गया 500 ग्राम। यस सर। यस। अब देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू एक्स। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास P अपॉन में KH। अब ध्यान दीजिएगा, X का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड विच इज वाटर। यही है ना? यस सर। अब P का वैल्यू मैंने ऊपर निकाल दिया 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में KH का वैल्यू भी पता है 67 इंटू 10⁻⁸ पास्कल। ठीक है, यस सर। बहुत कम होता है कि नहीं? हेलो? सर फिर से पूछने एक बार।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो गैस प्रेजेंट होता है लिक्विड में या सर आवाज सर कट आपकी रही। वॉइस ब्रेक हो रही है। नो, जी सर अब आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो गैस होता है आपका, ठीक है, इतने बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, तो इतने से स्पेस में आपका गैस होता है, ठीक है, बाकी सारा कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बचेगा यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में 1.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन मोलर मास 44 इनटू इसका डायरेक्ट मोलर मास 18 हो जाएगा और गिवन मास 500 ग्राम हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁸। एम निकाल सकते हैं आप लोग। यस सर। हाँ सर अब आ जाएगा। यहाँ पे मैं यही बोल रहा था, दोबारा पूछ रहा हूँ, यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि H2O का मोल्स जो होगा बहुत बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए स्लाइड चेंज करूँ क्या। सर एक सेकंड नोट। सर मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो सब में तो नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना। ऑलमोस्ट ये जो हेनरीज लॉ है ना, इसमें सब में ही नीचे वाले डेनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक कोल्ड ड्रिंक का 1 लीटर का बोतल लीजिए तो उसके ऊपर जितना स्पेस बचा रहता है उतना ही गैसेज होते हैं। ठीक है, यस समझ सर। रहे हैं आप। ठीक है, तो उनका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, क्वांटिटी होगा, वो बहुत कम होगा लिक्विड से। तो अगर मान लीजिए 10 मोल अगर लिक्विड का है तो जो गैस का लिक्विड होगा वो 0.0 समथिंग होगा। तो 10 में अगर 0.00 समथिंग ऐड कर रहे हैं तो वो 10 के बराबर ही तो माना जाता है। यस सर, तो मतलब गैस के मोल्स नेग्लेक्ट कर देना हाँ, डेनोमिनेटर है। ऊपर नेग्लेक्ट नहीं कर लीजिएगा क्योंकि मास निकालना है तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। यस सर। सर जी, सर आपने सर पीछे लिखवाया था कि KH की जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, पर आपने तो इस क्वेश्चन में CO2 का मतलब हमें KH दे रखा है। सॉल्वेंट पे नहीं, वो पूरे उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या लिखवाया था मैं, 1 मिनट रुक जाइए, सॉल्वेंट लिख दिया था क्या। हाँ सर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस। ओके ओके नोटेड सर। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। ये हो जाए, डन सर। ओके, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब अपने पास आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, एक कंटेनर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू वेपर। जो वेपर यस प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं कि नहीं।
यस यस मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? यस सर, कर रही है। थोड़ी सी। अब- अभी भी है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी होगी। हेलो? क्लियर है सर। अभिनव? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, चलिए इधर देखिए, वेपर प्रेशर में देखते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ यस पे सर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको वेपर में चेंज कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको वेपर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहीं तक है, एंड यहीं तक है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे। और ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। और बीच वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। अब एक सवाल है, बल्क मॉलिक्यूल एवापोरेट होता है, वेपर में चेंज होता है, या सरफेस मॉलिक्यूल? बताइए जरा। सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस। सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सरफेस मॉलिक्यूल भी पहले नीचे होता है। ठीक है, जब हम उसे हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो करता है। यानी सरफेस मॉलिक्यूल के पास मोर काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसकी वजह से लड़ झगड़ के ये ऊपर पहुंचता है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर लेस। काफी कम होता है इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस वजह से ये इजिली एवापोरेट हो जाता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा मॉलिक्यूल एवापोरेट होता है। ठीक है, यस सर। डन। हाँ, तो ये समझ में आ गया, सरफेस मॉलिक्यूल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट एवापोरेट्स। क्लियर है? यस। अब अपने पास दो टाइप, ओपन कंटेनर है अपने पास, और एक है अपने पास क्लोज कंटेनर। ठीक है, तो ये जो ओपन कंटेनर है आपके पास, ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर क्रिएट होगा क्या? नो सर। क्या वेपर प्रेशर क्रिएट होगा? नो सर, नो। अभिनव? हेलो। हाँ, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा? नो सर। नहीं होगा, ये इसमें वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका जीरो होगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड या फिर जो भी होगा, वेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? ओपन कंटेनर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर कुछ मैटर एवापोरेट हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये लिक्विड का वेट है। जनरली ये लिक्विड का ही लीजिए अभी आप। ठीक है, लिक्विड ओके। जो होगा अगर ओपन कंटेनर है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर मैटर रिलीज हो जाएगा कि नहीं, मतलब एवापोरेट हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, तो सिर्फ लिक्विड के बचेगा। हाँ ठीक है। हाँ, क्लोज कंटेनर में आपका वेपर प्रेशर नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है सर, हो गया सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, फैक्ट ऑन विच
वेपर प्रेशर वीपी लिख रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, तो ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो हम सबसे पहले ये पॉइंट लिख लेंगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन shape and size of container. It depends upon nature of substance. ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। यस सर। अभिनव, डन सर। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ सब्सटेंस एक छोटा सा टॉपिक डाल लेते हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस में देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक अपने तरफ है H2O और दूसरी तरफ है CH5। अब मैं पूछूंगा कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किस में ज्यादा होगा, H2O में ज्यादा होगा या C2H5OH में ज्यादा होगा? आप लोग बता पाएंगे या नहीं, ये बताइए तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। सर मतलब आइडिया नहीं कोई भी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। H2O में देखिएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 साइड से होता है, और C2H5OH इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लेकिन 2 साइड से होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसके पास है, वाटर के पास है या अल्कोहल के पास वाटर। है? वाटर के पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इनको तोड़ने में सबसे आसान किसको है, किसको इजीली तोड़ सकते हैं, सी अल्कोहल को या वाटर यस, को? अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल को। तो जल्दी वेपर प्रेशर किसका बनेगा, अल्कोहल का या वाटर का? अल्कोहल। तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH जो होगा वो ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वेपर में कौन चेंज होगा, जो इजीली टूट जाएगा, इजीली कौन टूटेगा, जो कम स्टेबल होगा। यस सर। है कि ओके नहीं? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। जी सर। तो यहाँ एक सवाल है आप लोगों के लिए, रीअरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of vapor pressure। C2H5OH है, CH2OH है,
कर सकते हैं आप लोग? तो C2H5OH का हाईएस्ट होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? C2H5OH। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किस में होगा? C2H5OH में। कौन बोल रहा है? इसको कहते हैं हम इथेनॉल, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, और ये होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो सकता है। अरे ये ग्लाइकॉल, इसमें एक और चीज छूट गया, ये CH2OH नीचे नीचे रहेगा, एक बॉन्ड छूट रहा था ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे एक नीचे भी है CH2OH। अब बताइए, इसको कहते हैं हम ग्लाइकॉल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना आपने सक्षम? जी सर। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होता है, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। P0 लिख देता हूँ C2H5OH का। ठीक है, फिर यहाँ यस पे सर। दो साइड या इधर इधर ये 3 4 साइड से होता है इसमें, तो P0 ग्लाइकॉल होगा। ठीक है, ये मैं किस किस में कर रहा हूँ, मुझे उसमें करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा डिक्रीजिंग सही तो कर रहा हूँ। और फिर क्या हो जाएगा आपका? P0 और फिर ग्लाइकॉल। ठीक है, उसके बाद इधर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगा उसको वेपर में चेंज करना, उसको तोड़ना और मुश्किल होगा ना। यस सर। बस तो वही बात है, समझ आ गया? यस सर। सक्षम? हाँ सर। स्लाइड चेंज करूं? सर ऐसा नहीं है कि जिसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो उसमें मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उसको तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है ही, ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब ना वो वेपर में चेंज होगा। बॉन्ड को अच्छा अच्छा तोड़ेंगे सर। तभी तो वो स्टेट चेंज करेगा। अच्छा सर, ओके। है कि सर नहीं? वो मैंने ये सोच लिया था कि कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, स्लाइड चेंज करो। यस सर। तो यहाँ देखिए अपने पास क्या है, सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका वोलेटाइल, जिसमें वेपर प्रेशर जो होता है नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब वेपर प्रेशर बनेगा ही बनेगा। एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल, जो सॉलिड स्टेट में होता है, उसमें वेपर प्रेशर नहीं बनता। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया। ये सारे क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल वाले का एग्जांपल लें, हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3OH है आपके पास, CH3CH2OH है आपके पास। ये सारी चीजें क्या है आपके पास? वोलेटाइल है। C6H6 है, बेंजीन भी क्या होता है? वो वोलेटाइल होता है। C6H5CH3 है, टॉलिन है। ये सारी चीजें क्या है? वोलेटाइल है। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है? दो टाइप के सब्सटेंस है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। यस सर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, ये आगे काम आएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो शुरू होगा वो काफी लंबा टॉपिक चलेगा, तो उसको उसी क्लास में शुरू करूंगा। ठीक है, सर वॉलेटाइल सॉलिड का कोई एग्जांपल है?
नहीं, वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर में चेंज हो जाए, तो वो जनरली हम लिक्विड टाइप ही लेते हैं। अब कैम्फर हो गया आपका जो डायरेक्टली सॉलिड से वो सब्लिमेशन जो शो करता है। हेलो, यस सर। सर ब्रोमीन भी वॉलेटाइल होगा? ब्रोमीन वाटर है ना, अब उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम कि मतलब कितने जल्दी जितना जल्दी वेपर में चेंज हो जाता है वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। जो टाइम टेकिंग होता है उसको नहीं लेते वॉलेटाइल में। ठीक है, ब्रोमीन वाटर की बात कर रहे हैं तो वो भी वॉलेटाइल में कंसीडर कर लीजिए। H2O है, ये भी मतलब जो वॉलेटाइल हो, वेपर प्रेशर क्रिएट करे, उसको हम वॉलेटाइल कह देते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर। और कुछ